हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, तो चलिए स्वागत है आप सभी का वरण्या कंपटीशन एकेडमी के एनसीईआरटी फाउंडेशन सीरीज में। पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 8 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का जो लास्ट चैप्टर ह्यूमन रिसोर्स है इसको कवर किए थे, और वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीका से। आज के इस सेशन में हम लोग इसी चैप्टर से लगभग 20 to 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ सोल्व करेंगे, जिसके बाद ये सारा चैप्टर फिर से रिवाइज हो जाएगा और सारा कंसेप्ट भी बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए MCQ के इस सेशन में। जो पहला क्वेश्चन है वह है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ह्यूमन रिसोर्स के कंसेप्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीका से डिफाइन करता है। तो सबसे पहले आप बताइए कि ह्यूमन रिसोर्स होता क्या है। ह्यूमन रिसोर्स होता क्या है? तो ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, यानी कि जैसे हम हैं, हमने क्या किया, पढ़ाई पढ़ा, बहुत सारा ज्ञान और नॉलेज इकट्ठा किया और आज हम आपके नीड को पूरा कर रहे हैं, हम आपके नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं। यानी कि मैं आप सबके लिए क्या है, एक रिसोर्स है। क्या है? एक रिसोर्स है, यानी कि जिसके बाद आप भी क्या कर सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं। हम भी आपको पढ़ा रहे हैं, आप भी किसी और को पढ़ाएंगे या कोई काम करेंगे। तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी ह्यूमंस या कोई भी पॉपुलेशन किसी भी कंट्री का, अगर उसके पास अच्छा स्किल है, क्या है, उसके पास स्किल है, अगर उसके पास एजुकेशन है, अगर उसके पास एजुकेशन है, अगर उसका हेल्थ अच्छा है, अगर उसके पास मोटिवेशन है कुछ करने का, तो वो एक अच्छा रिसोर्स होगा और वो अपने कंट्री का एक क्या होगा, एसेट्स होगा। अगर ये सारी चीज नहीं है किसी भी व्यक्ति के पास, वो अपने कंट्री पे क्या है, बोझ है। क्या है? बोझ है, यानी कि वर्डन है। तो जो लोग किसी भी कंट्री में हैं, अगर उनके पास अच्छा शिक्षा है, अच्छा स्किल है, अच्छा उनका हेल्थ है और वो मोटिवेशन है, उनके पास वो मोटिवेटेड है कुछ काम करने के लिए, वो एक हमारे लिए अच्छा रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स एक अल्टीमेट रिसोर्स है, क्योंकि किसी भी चीज को, हमारे आसपास जो चीज नेचुरली अवेलेबल है उसको एक रिसोर्स में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। कोयला है, कोयला किसी चीज को दूसरी चीज को रिसोर्स में कन्वर्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन एक ह्यूमंस है जो किसी भी चीज को एक रिसोर्स में कन्वर्ट करने का कैपेबिलिटी रखता है। जैसे कि हमारे पास कैमरा है, मेरे सामने कैमरा लगा हुआ है, बहुत सारा लाइट लगा हुआ है, डिजिटल बोर्ड है, ये रिसोर्स है। लेकिन ये नेचुरली उपलब्ध हमारे पास नहीं था, नेचुरली अवेलेबल नहीं था। लेकिन हमने क्या किया, बहुत सारा नॉलेज गेन किया, उसके बाद हमारे पास ये सारी चीज अवेलेबल है। हमने एसी बनाए क्योंकि हमारी जरूरत था, और उस जरूरत को पूरा कौन कर सकता है? क्या एक बिना स्किल का व्यक्ति, बिना एजुकेशन, बिना मोटिवेशन का व्यक्ति फ्रिज या एसी बना सकता था? नहीं बना सकता था। तो आज हमारे पास नॉलेज है और हमें कोई चीज का आवश्यकता है, तो हम उसको पूरा करने का, उस आवश्यकता को कंप्लीट करने का या पूरा करने का हम क्या करेंगे, कोई जुगाड़ लगाएंगे। और किसी चीज को हम लोग अपना जुगाड़ बना लिए, तो जो जुगाड़ होगा वो एक क्या है, रिसोर्स है हमारे लिए। वही एक जुगाड़ क्या था, एसी था, कूलर है, ये जुगाड़ ही तो था जो हमारे नीड को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। तो कोई भी व्यक्ति अगर वो पढ़ा हुआ है, एजुकेशन है, स्किल है, हेल्थ है, तो वो एक क्या है, रिसोर्स है। तो पढ़ो क्या है, या किसी भी चीज को अगर उसके पास है तो किसी भी चीज को क्या कर सकता है, रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकता है। बोले टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ कंट्री इज अ ह्यूमन रिसोर्स। नहीं, जो लोग कंट्री में रहते हैं वो एक रिसोर्स नहीं है। कंट्री में वो लोग जो पढ़े लिखे हैं, उनके पास स्किल है, उनका अच्छा हेल्थ है, वो मोटिवेटेड है, वो एक स्किल होंगे। यानी कि द फिजिकल स्ट्रेंथ ऑफ अ लेबर फोर्स के पास जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, क्या वो रिसोर्स है? ये भी नहीं है। क्या होगा, द पीपल्स स्किल एंड एबिलिटी दैट टर्न नेचुरल बाउंटी इनटू अ रिसोर्स। यानी कि पीपल्स के पास
स्किल और उसके पास जो स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ से किसी भी एक नेचुरल बाउंड्री को रिसोर्स में कन्वर्ट कर देता है, वो होता है, वो जो लोग हैं वो क्या है, एक क्या है, रिसोर्स है। यानी कि इस टाइप के लोग क्या होंगे, रिसोर्स होंगे, जिसके पास स्किल्स है, जिसके पास एबिलिटी है, जो किसी चीज को रिसोर्स में कन्वर्ट कर दे। यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अभी आप बताइए, जो पॉपुलेशन में डिस्ट्रीब्यूशन होता है या अनइवनली जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे वर्ल्ड में, जैसे कि हमने पढ़ा था कि वर्ल्ड का जो 90% पॉपुलेशन है, वर्ल्ड का 90% पॉपुलेशन केवल 30% लैंड पे क्या करती है, रहती है। वर्ल्ड का 90% पॉपुलेशन 30% लैंड पे रहती है। ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों है? क्योंकि जो पॉपुलेशन का डेंसिटी है वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर क्या होगा, टोपोग्राफी कैसा है, पहला वहाँ पे वाटर का अवेलेबिलिटी है या नहीं है, वहाँ पे मिनरल अवेलेबल है या नहीं है, वहाँ का सॉइल फर्टाइल है कि नहीं है, फिर पीसफुल कंडीशन है या नहीं है। तो वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी, अगर ये सारा चीज़ मौजूद रहेगा तो पॉपुलेशन का जो डेंसिटी होगा क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। पढ़ते हैं, बोल रहा है कि मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन 30% ऑफ द लैंड सरफेस। सही है, अभी तो हमने आप तक बताया। यानी कि वर्ल्ड का 90% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है केवल 30% लैंड पे क्या करती है, रहती है। यानी कि जो हमारा स्टेटमेंट 1 है वो क्या है, करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड आते हैं, द पॉपुलेशन डेंसिटी इज हाईएस्ट इन हाई एल्टीट्यूड। बोल रहा है कि माउंटेनियस रीजन पे, हाई एल्टीट्यूड पे पॉपुलेशन का डेंसिटी हाईएस्ट होता है, बहुत ज्यादा होता है। बुड़बक है क्या बे? गलत है, ये नहीं होगा। यानी कि केवल ऑप्शन ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर। केवल स्टेटमेंट नंबर 1 है वो क्या है, सही है। पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ होगा, जहाँ पे फ्लैट लैंड है, अवेलेबल है, जहाँ पे हमारे यानी कि टोपोग्राफी अच्छा है। दूसरा, वाटर का अवेलेबिलिटी है, सॉइल फर्टाइल है, पीसफुल कंडीशन है, मॉडरेट क्लाइमेट है, वहाँ पे लोग क्या करेंगे, रहेंगे। एक्सट्रीम क्लाइमेट में नहीं रहेंगे, ट्रॉपिकल डेजर्ट में कौन जाके रहेगा। हम लोग मॉडरेट क्लाइमेट को क्या करेंगे, ढूंढेंगे और वहाँ पे जाके घर बनाएंगे। यानी कि स्टेटमेंट नंबर जो 2 है वो क्या है, इनकरेक्ट है, और स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट है। इसलिए जो ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट आंसर है। देखो, अगर आप चैप्टर वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद सारा कंसेप्ट, सारा क्वेश्चन आप खुद पे खुद बना देंगे, खुद पे खुद बना देंगे। हमें कोई एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बहुत ही अच्छी तरह से उसको कवर किया गया है। ठीक है, तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज जाइए और उस वीडियो को देखिए। और आप चाहते हैं कि इस टाइप के और वीडियो आपके सामने आए, आप उसको सोल्व करें, तो प्लीज आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन चाहिए और मोटिवेशन का सोर्स आप लोग हैं। नेक्स्ट आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग जियोग्राफिकल फैक्टर अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। यानी कौन सा जियोग्राफिकल फैक्टर है जो पॉपुलेशन के डेंसिटी को क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो हमने अभी आपको बताया कौन सा था, पहला है उस रीजन का टोपोग्राफी कैसा है, क्या है, उस रीजन का टोपोग्राफी कैसा है। अगर फ्लैट लैंड है पॉपुलेशन ज्यादा होगा, माउंटेनियस रीजन है पॉपुलेशन कम होगा। दूसरा, क्लाइमेट, अगर क्लाइमेट मॉडरेट है पॉपुलेशन ज्यादा होगा, क्लाइमेट एक्सट्रीम है पॉपुलेशन कम होगा। सॉइल, अगर सॉइल फर्टाइल है तो पॉपुलेशन ज्यादा होगा, सॉइल इनफर्टाइल है तो पॉपुलेशन कम होगा। अगर वहां पे फ्रेश वाटर अवेलेबल है तो पॉपुलेशन ज्यादा होगा, अगर वहां पे मिनरल बहुत ज्यादा है, मिनरल्स बहुत ज़्यादा है तो भी पॉपुलेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये हमारे पास जियोग्राफिकल फैक्टर है जो किसी भी एरिया में जो पॉपुलेशन का डेंसिटी होता है उसको क्या करता है, अफेक्ट करता है। पढ़ो, बेटर हाउसिंग एंड हेल्थ फैसिलिटी। क्या बेटर हाउसिंग और हेल्थ फैसिलिटी पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करता है? ये क्या जियोग्राफिकल फैक्टर है? बेटर हाउसिंग और हेल्थ फैसिलिटी ये जियोग्राफिकल फैक्टर है? नहीं है, इसलिए ये गलत है। अगर ये जियोग्राफिकल फैक्टर में आता तो सही होता, ये जियोग्राफिकल फैक्टर नहीं है। दूसरा, कल्चरल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस ऑफ अ प्लेस। तो ये देखो, ये फैक्टर ओरिजिनल में है,
ये फैक्टर बेटर हाउसिंग और हेल्थ फैसिलिटी या कल्चरल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस, ये एक फैक्टर है, लेकिन ये सोशल और कल्चरल फैक्टर है, ना कि जियोग्राफिकल फैक्टर है। हमें जियोग्राफिकल फैक्टर बताना है, यानी कि टोपोग्राफी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर इज अ जियोग्राफिकल फैक्टर व्हिच डिसाइड या फैक्टर व्हिच अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। कौन कौन? टोपोग्राफी और अवेलेबिलिटी ऑफ जो वाटर है, ये क्या करेगा? किसी भी एरिया के जो पॉपुलेशन होंगे उसको अफेक्ट करेगा, और ये जियोग्राफिकल रीजन है। और भी जितने ऑप्शन है, ये एक रीजन है जो किसी भी एरिया में पॉपुलेशन के डेंसिटी को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, ठीक। लेकिन हमें पूछा गया है जियोग्राफिकल फैक्टर, इसलिए ऑप्शन जो सी है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। एवरेज डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड, यानी कि पूरे वर्ल्ड का एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है? तो 51 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर पे कितना लोग रहते हैं, ये होता है पॉपुलेशन डेंसिटी। और पूरे वर्ल्ड का जो एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है 51 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, और इंडिया का है 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत है तो बोलो। नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द सॉरी विथ रेफरेंस टू पॉपुलेशन चेंजेस कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। किसी भी कंट्री में जो पॉपुलेशन में चेंजेज आते हैं वो किसके कारण आता है? तो सबसे पहले बताओ क्या होता है। हमने आपको बताया है कि अगर किसी कंट्री में, किसी भी कंट्री में मेडिकल फैसिलिटी बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, तो वहाँ का पॉपुलेशन क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। क्योंकि वहाँ पे पहले क्या होगा, मेडिकल फैसिलिटी आने से पहले उसका बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई होगा, दोनों हाई होगा। और अचानक मेडिकल फैसिलिटी आ गया तो बर्थ रेट हाई का हाई रहेगा और डेथ रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जिसके कारण वहाँ का पॉपुलेशन में चेंजेस देखने को मिलेंगे। कोई दिक्कत है? चलो ऑप्शन पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। यस, चेंज इन पॉपुलेशन का मतलब क्या है? किसी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कितना नंबर ऑफ पीपल या पॉपुलेशन में चेंजेज आया, यानी कितना पीपल वहाँ पे क्या बढ़े हैं या घटे हैं, वही पॉपुलेशन चेंज है। फिर बोल रहा है द वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेड स्टेबल। वर्ल्ड का पॉपुलेशन है वो स्टेबल रहता है कहाँ तक? तो 1800 ईयर तक, 1800 तक। क्यों? ड्यू टू हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द नेचुरल ग्रोथ रेट ऑफ अ पॉपुलेशन? नेचुरल ग्रोथ रेट का मतलब क्या है? ग्रोथ रेट का मतलब क्या है? सोचो कि तुम्हारा आज इनकम 100 रुपया है एक दिन का, ठीक। अगला दिन तुम्हारा 200 हो गया, अगला दिन हो गया 300 रुपया। तो बताओ कि तुम्हारा सैलरी में या इनकम में कितना का ग्रोथ हो रहा है? तो बोलोगे कि 200 माइनस 100 करोगे, या 300 माइनस 200 करोगे, यानी कि जो तुम्हारा ग्रोथ रेट होगा वो 100 का होगा। वैसे ही किसी भी कंट्री में जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है वो डिपेंड कर रहा है कि कितने लोग मर रहे हैं और कितने लोग जन्म ले रहे हैं। अगर जन्म ज़्यादा लोग ले रहे हैं, मर कम रहे हैं, तो पॉपुलेशन क्या होगा? ग्रोथ होगा, पॉपुलेशन में ग्रो आएगा। अगर मर ज़्यादा रहे हैं, पॉपुलेशन जन्म कम ले रहा है, तो वहाँ का पॉपुलेशन क्या होगा? डिक्लाइन होगा। तो पढ़ो द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट, यानी कि जो बर्थ रेट और डेथ रेट में जो डिफरेंस है ये क्या करता है? किसी भी कंट्री के ग्रोथ रेट को डिसाइड करता है। कोई दिक्कत है तो बोलो। अगर किसी कंट्री में बर्थ रेट बहुत हाई है, ग्रोथ रेट बर्थ रेट हाई है, डेथ रेट हाई है, तो वहाँ का जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट होगा वो स्टेबल रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है, डेथ रेट बहुत कम है, तो पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा। अगर डेथ रेट बहुत ज़्यादा है, बर्थ रेट बहुत कम है, तो पॉपुलेशन क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे पास जो बी नंबर ऑप्शन है वो क्या है? सही है। देखो, एक बार आप लोग बुक पढ़िए, बुक नहीं पढ़ना है तो आप जाइए लेक्चर देख लीजिए, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और सारा क्वेश्चन आप खुद पे खुद कर देंगे, ठीक है। तो अगर आप वीडियो देख लिए हैं तो सबसे पहले आप, यानी कि पिछला वाला वीडियो देख लिए हैं, तो सबसे पहले आप एक्सप्लेनेशन सुनने से पहले आप खुद एक बार ट्राई करें। यानी कि जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आता है, वीडियो को पॉज कीजिए और उसको अटेम्प्ट कीजिए। एक बार अटेम्प्ट कीजिएगा, बने या नहीं बने कोई मायने नहीं रखता है। फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन सुनिए, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलो। समझ आया बात? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
ठीक है। तो जो ग्रोथ रेट होता है पॉपुलेशन में, तो ग्रोथ रेट क्यों होता है, यानी कि कितना ज्यादा बच्चे जन्म लेते हैं और कितने ज्यादा लोग मर रहे हैं। तो जो बर्थ रेट और ग्रोथ डेथ रेट है उसका जो डिफरेंस होता है वही डिसाइड करता है कि कितना उसमें ग्रोथ आ रहा है। नेक्स्ट आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। पीपल हु अराइव इन अ न्यू कंट्री आर कॉल्ड एंड दोज हु लीव द कंट्री। अगर सोचो ये एक कंट्री है और दूसरा कंट्री ये है, इस कंट्री से कुछ लोग यहां से निकल के यहां चले गए, यहां से निकल के यहां चले गए, तो इन लोगों को इस कंट्री में क्या बोला जाएगा, और जब यहां पे आ गए तो इसको क्या बोला जाएगा। जल्दी बताइए, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी बताइए, ये तो सिंपल मीनिंग है, जल्दी बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में, इसको हम बताएंगे भी नहीं, जल्दी बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए क्या होगा। तो कंट्री में आने वाले लोग को क्या बोलेंगे हम लोग, बोलिए जल्दी। तो कंट्री में आने वाले लोग क्या होते हैं, इमिग्रेशन, और कंट्री से बाहर जाने वाले लोग इमिग्रेंट। कंट्री में से बाहर जाने वाले लोग क्या होते हैं, बोलो। कंट्री में आने वाले लोग को क्या बोलेंगे, इमिग्रेशन, और कंट्री से बाहर जाने वाले लोग क्या होंगे, इमिग्रेंट। यानी कि बी नंबर जो हमारा ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 8 नंबर। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पॉपुलेशन पिरामिड। पॉपुलेशन पिरामिड के बारे में बात करना है, तो पॉपुलेशन पिरामिड के बारे में बात करना है, लेकिन उससे पहले आप लोग पहले इसको सोल्व कीजिए, पहले इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, फिर हम बताएंगे कि पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है। तो पॉपुलेशन पिरामिड होता है वो कंट्री के पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, सॉरी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसमें हम लोग डिफरेंट ग्रुप, एज ग्रुप के लोगों को हम लोग ग्राफिकल मेथड से या पिरामिड के मेथड से क्या करते हैं, शो करते हैं। अगर किसी कंट्री में पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है, यानी कि जो एल्डरली सॉरी जो यंगर पॉपुलेशन है, यानी कि जो बच्चे हैं वो वहाँ पे बर्थ रेट अगर बहुत ज़्यादा हाई है तो उसका बेस क्या होगा, बहुत चौड़ा होगा, और डेथ रेट कम है तो वहाँ का जो टॉप होगा वो बहुत क्या होगा, पतला होगा। ठीक, अगर हाई बर्थ रेट है और हाई डेथ रेट है तो वहाँ का जो बेस होगा वो बहुत चौड़ा होगा, और जो टॉप होगा वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा। पर हो क्या होता है, इट शो द डिवीजन ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन वेरियस एज ग्रुप। यानी कि जो पिरामिड होता है वो डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के पीपल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है, ग्राफिकली डिवाइड करके हमें पिरामिड के रूप में देता है, यानी कि ऑप्शन 1 सही है। दूसरा है, इट शो द परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन सब डिवाइडेड इनटू मेल एंड फीमेल। जल्दी बताइए सही है कि गलती है, जल्दी बताइए सही है कि गलती है, जल्दी बताइए कि सही है गलती है। तो आप देखे होंगे कि पिरामिड में बीच में एक लाइन रहता है, तो इधर एक साइड मेल का दिखाता है, दूसरे साइड फीमेल का दिखाता है, फीमेल का दिखाता है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। यानी कि बोथ 1 एंड 2 आर द करेक्ट आंसर, बोथ स्टेटमेंट आर द करेक्ट आंसर। यानी कि पिरामिड ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन पिरामिड क्या दिखाता है, वेरियस एज ग्रुप के बारे में ग्राफिकल रिप्रेजेंट करता है, और उसमें दिखाता है जो मेल और फीमेल है उसको भी क्या करता है, सब डिवाइड करता है, दिखाता है। नेक्स्ट आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। अ पॉपुलेशन पिरामिड दैट इज broad at the base and narrow quickly towards the top इंडिकेट। यानी कि एक पॉपुलेशन पिरामिड है जिसका जो टॉप है वो बहुत ही नैरो है और जो बेस है वो बहुत चौड़ा है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए ये क्या रिप्रेजेंट करता है। जल्दी बताइए। बोल रहा है कि अ पॉपुलेशन पिरामिड दैट इज, जिसके पास ब्रॉड बेस है, यानी कि बेस चौड़ा है, और जो टॉप है वो बहुत ही नैरो है, वो क्या दिखाता है, तो वो दिखाता है, क्या बताए थे अभी, जिस कंट्री में हाई बर्थ रेट होता है और हाई डेथ रेट होता है, तो बर्थ रेट जब हाई रहेगा तो बेस चौड़ा होगा, और डेथ रेट भी हाई रहेगा तो टॉप क्या होगा, नैरो होगा। यानी कि लो बर्थ रेट और हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी गलत है, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, यानी कि जो बी नंबर ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा, सही होगा। अगर पॉपुलेशन पिरामिड का जो बेस है वो चौड़ा है और टॉप क्या है, पतला है, तो ये क्या शो करता है कि इस कंट्री में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों क्या है, बहुत ही हाई है, और ये डेवलपिंग कंट्री में ज़्यादा होता है जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी अभी बहुत कम है।
चलिए 10 नंबर हो रहा है कि जापान पॉपुलेशन पिरामिड हैज ए नैरो बेस, व्हाट डज दिस सिग्निफाई। यानी कि जापान का जो पिरामिड है, पॉपुलेशन पिरामिड है, उसका जो बेस है वो नैरो है। उसका जो बेस क्या है? नैरो है। ये गमला है, ठीक, उसका जो बेस क्या है? नैरो है। यानी कि वहां पे न्यू बॉर्न जो बेबी है वो क्या है? बहुत ही कम है। जो डेथ रेट है वो भी क्या है? बहुत ही कम है। यानी कि वहां पे वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन ये पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग है। डिक्लाइनिंग हो सकता है, नहीं तो स्टेबल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डेथ रेट भी लो है, बर्थ रेट भी लो है, तो पॉपुलेशन क्या हो सकता है? स्टेबल हो सकता है, नहीं तो डिक्लाइन कर सकता है। दूसरा, यहाँ पे वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। आपको पता है कि जापान में जो पॉपुलेशन है वो हाईली स्किल्ड है। साउथ कोरिया का जो पॉपुलेशन है हाईली स्किल्ड है, इसलिए तो डेवलप कंट्री है और हम डेवलपिंग कंट्री है। फिर आते हैं तो लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट अब लीडिंग टू एजिंग पॉपुलेशन, जिसके कारण एजिंग पॉपुलेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। सही है, यानी कि जो हमारा बी नंबर जो ऑप्शन है 10 का वो हमारा सही आंसर है। कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत है? तो पॉपुलेशन का जो जापान का पॉपुलेशन है वो कैसा पॉपुलेशन है? एजिंग पॉपुलेशन है, क्योंकि उसका बर्थ रेट भी लो है और डेथ रेट भी लो है। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। व्हाई आर द गंगा प्लेन आर मोस्टली डेंस पॉपुलेटेड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, जो गंगा प्लेन है वो वर्ल्ड का डेंसली पॉपुलेटेड एरिया क्यों है? हमें हमको बताया कि किसी भी रीजन का पॉपुलेशन डेंसिटी डिपेंड करता है कुछ जियोग्राफिकल और सोशल और कल्चरल फैक्टर पे। तो जियोग्राफिकल जो फैक्टर है वो है वहाँ का टोपोग्राफी, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का जो सॉइल है वो फर्टाइल है या नहीं है, वहाँ पे मिनरल है या नहीं है, और वहाँ पे वाटर अवेलेबल है या नहीं है। चारों चीज वहाँ पे अच्छे क्वालिटी का अवेलेबल है, जिसके कारण गंगा प्लेन में क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। यानी कि बोल रहा है बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट। क्या गंगा प्लेन में एक्सट्रीम क्लाइमेट है? नहीं, पहला स्टेटमेंट गलत। बोले बिकॉज ऑफ फर्टाइल सॉइल एंड सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, क्योंकि गंगा प्लेन है वो फर्टाइल सॉइल है, वहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल है, वहाँ पे वाटर अवेलेबल है, जिसके कारण गंगा एरिया में, गंगा के प्लेन में पॉपुलेशन का डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। यानी कि जो बी नंबर ऑप्शन होगा हमारा सही आंसर होगा। देखो सबसे पहले आप अटेम्प्ट कीजिए, फिर एक्सप्लेनेशन सुनिएगा, बार बार बोल रहे हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज कंसिडर्ड एन इकोनॉमिक फैक्टर फॉर पॉपुलेशन कंसेंट्रेशन। जल्दी बताइए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक फैक्टर फॉर पॉपुलेशन कंसेंट्रेशन। कौन सा इकोनॉमिक फैक्टर है जहां पे पॉपुलेशन का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो अभी हम आपको बता रहे हैं कि बिहार से लोग माइग्रेट करके दिल्ली जाते हैं, बिहार से माइग्रेट करके लोग कलकत्ता जाते हैं, बिहार से या यूपी से, झारखंड से, बंगाल से माइग्रेट करके लोग मुंबई और दिल्ली जैसे शहर में जाते हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि दिल्ली में ऐसा क्या है कि वहाँ पे लोग जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी ज़्यादा है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, वहाँ पे एजुकेशन क्वालिटी हमें ज़्यादा मिलेगा, वहाँ पे हमें हर चीज़ अच्छा मिलेगा, गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगा, जिसके कारण हम वहाँ पे जाएंगे। यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल एंड इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट, जिसके कारण किसी भी एरिया में जो पॉपुलेशन होगा उसका कंसंट्रेशन क्या हो सकता है? बढ़ सकता है। यानी कि जो 12 का सी नंबर है वो एक इकोनॉमिक फैक्टर है। क्या पहला? अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स एंड इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट। कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत है? झारखंड में कोई बड़ा बड़ा शहर नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा मिनरल्स हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है, जिसके कारण लोगों को रोजगार वहाँ पे मिलता है, लोग वहाँ पे जाते हैं। दिल्ली और मुंबई जैसे शहर में सर्विस सेक्टर ज़्यादा है तो लोग वहाँ पे जाते हैं। तो हमारे पास पूछा है कि इकोनॉमिक फैक्टर कौन कौन सा है, तो पहला अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल और इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट के कारण लोग वहाँ पे जाते हैं। फिर आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नाउ बिकम अ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वाज क्रिएटेड इन 1985 विथ एम ऑफ। ठीक, जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट थी उसका नाम हो गया, बोलो उसका नाम क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसको बनाया कब गया था? 1985 में, 1985 में।
इसका मेन एम क्या है? तो मेन एम है कि जो यहाँ के लोग हैं उनके स्किल को क्या किया जाए? इंप्रूव किया जाए। क्या बोल रहा है कि कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट? नहीं, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कंट्रोल करने के लिए नहीं है। दूसरा, प्रोवाइडिंग हाउसिंग फॉर ऑल सिटीजन नहीं है। मैनेजिंग इंटरनेशनल माइग्रेशन नहीं है। ये क्या है? इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल, जो लोग हैं उनके स्किल्स को इंप्रूव करना एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो मिनिस्ट्री है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उसका काम है। कोई दिक्कत है? अब आते हैं 14। विच रीजन इज स्पेशली पॉपुलेटेड टू इट्स क्लाइमेट बीइंग टू हॉट एंड टू कोल्ड? बताइए कौन सा जो प्लेन एरिया है यहाँ पे जो बहुत ही ज्यादा गर्म होता है, बहुत ही ज्यादा ठंड होता है? क्या गंगा प्लेन में ऐसा होता है? नहीं। कहाँ होता है? तो सहारा डेजर्ट्स में। दिन में एकदम एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेट रहेगा, हॉट वेदर रहेगा, हॉट यानी कि हॉट सिचुएशन कंडीशन रहेगा, और रात में बहुत ही कोल्ड हो जाएगा, जिसके कारण लोग वो रीजन है स्पेशली पॉपुलेटेड है। नेक्स्ट आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। बोले व्हाट इज बर्थ रेट? तो बर्थ रेट का मतलब होता है न्यू बर्थ पर 1000 पीपल, न्यू बर्थ पर 1000 पीपल, यानी कि नंबर ऑफ लाइफ बर्थ पर 1000 पीपल इज अ बर्थ रेट। नंबर ऑफ पर 1000 डेथ इज डेथ रेट, यानी कि 1000 पे कितने लोग मरेंगे वो डेथ रेट हो गया। 1000 लोग पे कितने लोग जन्म ले रहे हैं वो बर्थ रेट हो गया। कोई दिक्कत है? तो बी नंबर जो हमारा ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आते हैं 16 नंबर। व्हाट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड लाइक इंडिया इज रिलेटेड टू? इंडिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड ज्यादा है। इसका मतलब कहने का यह है कि इंडिया में जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, यानी कि 15 से 65 ईयर एज ग्रुप के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ये क्या होते हैं? डेमोग्राफिक डिविडेंड होते हैं, यही होते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी कि लार्ज पॉपुलेशन, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन इन द वर्किंग एज ग्रुप ऑफ 15 टू 65 ईयर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? यानी कि जो यहाँ पे वर्किंग पॉपुलेशन है ये बहुत ज़्यादा है, इसलिए इंडिया को यंग कंट्री बोला जाता है। इंडिया में खास करके बिहार सबसे यंग कंट्री, यंग स्टेट है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वर्किंग एज पॉपुलेशन है, लोग हैं वो बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड है। अब आते हैं, अगर ये डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं रहेगा, अगर ये वर्किंग एज पॉपुलेशन को हम लोग नहीं संभाल पाए, तो फिर इंडिया डेवलप करना इंडिया को बहुत ही मुश्किल हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं 17 नंबर। इफ द बर्थ रेट इज इक्वल टू द डेथ रेट, अगर बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों बराबर हो जाए, क्या बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों बराबर हो जाए, सोचो कि तुम्हारे पास जो एक्सपेंडिचर है मंथली और जो तुम्हारे पास मंथली इनकम है वो दोनों सेम होगा, तो क्या तुम्हारे पास किसी भी टाइप का सेविंग्स होगा? तुम ग्रोथ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो क्या पॉपुलेशन ग्रोथ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अगर बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों बराबर है तो कंट्री में जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। अब आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द माइग्रेशन इज करेक्ट? माइग्रेशन के बारे में बोल रहा है, इट इज अ प्राइमरी रीजन फॉर द नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। बोल रहा है कि ये प्राइमरी रीजन है जो किसी भी कंट्री में पॉपुलेशन का नेचुरल ग्रोथ होता है। माइग्रेशन से नेचुरल ग्रोथ कैसे होगा? माइग्रेशन का मतलब होता है लोग एक जगह से दूसरे जगह चले गए। बात समझ रहे हो? लोग एक जगह से दूसरे जगह चले गए, ये नेचुरल नहीं है, ये कुछ फैक्टर होता है। जैसे एक पुश फैक्टर होता है, एक पुल फैक्टर होता है। पुश फैक्टर का मतलब हो गया है कि किसी एरिया में डैम बनाया जा रहा है या कोई डेवलपमेंट हो रहा है, वहां से लोगों को माइग्रेट करा दिया गया, हटा दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया। दूसरा होता है पुल फैक्टर, जैसे दिल्ली है, बड़े बड़े जो शहर होते हैं, मेट्रोपॉलिटन जो शहर होते हैं, वो क्या करते हैं? लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है कि हमारे पास अच्छा क्वालिटी का हेल्थ है, गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ है, गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, अच्छा क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, तुम मेरे पास आओ। वहां पे क्या कर रहे हो? ये हो गया पुल फैक्टर, यानी कि वो खींच रहा है। एक पुश होता है कि हम धक्का दे रहे हैं कि तुम मेरे दर से भागो। जैसे रोहिंग्या जो माइग्रेशन, जो माइग्रेंट, जो रोहिंग्या मुस्लिम है हमारे कंट्री में आए हैं, बांग्लादेश में है, ये क्या है? एक पुश फैक्टर है जिसके कारण वहां से निकले। ये रिलीजियस माइग्रेंट लोग हैं जिसके कारण उनको धर्म के आधार पर उनको वहां से क्या कर दिया गया? भगा दिया गया। ठीक ना? तो ये एक पुश फैक्टर है। पुल फैक्टर, जैसे बिहार के लोग दूसरे दूसरे जगह पे जा रहे हैं काम करने के लिए, तो वहां पे पुश फैक्टर क्या है कि जो
बिहार में रोजगार नहीं मिल रहा है, उसके कारण वो लोग मजबूरी में जा रहे हैं। दूसरा, एक लोग खुशी में जा रहे हैं क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, अच्छा क्वालिटी का एजुकेशन चाहिए, अच्छा क्वालिटी का लाइफ चाहिए, अच्छा क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जिसके कारण वो क्या होते हैं, जाते हैं। तो दो टाइप के फैक्टर होते हैं, लेकिन ये नेचुरल फैक्टर नहीं है, ये मैन मेड फैक्टर्स हैं। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा है इट कैन चेंज द बोथ साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, ये सही है। जो माइग्रेशन है वो किसी भी कंट्री का जो पॉपुलेशन है उसके साइज और उसके कंपोजिशन को चेंज कर सकता है। जैसे बिहार में बिहारी लोग रहते हैं, बिहार में बिहारी लोग रहते हैं, अब चाइना से माइग्रेट करके लोग बहुत सारे बिहार में आ जाएं, या किसी दूसरे स्टेट से माइग्रेट करके, नेपाल से माइग्रेट करके बहुत सारे लोग बिहार में आ जाएं, तो बिहार के जो पॉपुलेशन का जो कंपोजिशन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बदलेगा। क्योंकि वहां पे अब नेपाली लोग भी आ जाएंगे, बिहारी लोग भी रहेंगे, कोई झारखंड से आएगा, कोई वेस्ट बंगाल से आएगा, कहीं और से आएगा, तो वहां का जो पॉपुलेशन का कंपोजिशन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो माइग्रेशन किसी भी कंट्री का, किसी भी एरिया के पॉपुलेशन के साइज को और कंपोजिशन को चेंज कर सकता है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हमारा सही लग रहा है। आगे पढ़ लेते हैं। इंटरनल माइग्रेशन ऑलवेज चेंज द टोटल साइज ऑफ कंट्री पॉपुलेशन। इंटरनल जो माइग्रेशन है, यानी कि बिहार से लोग उठ करके दिल्ली में चले गए तो हमारे कंट्री का पॉपुलेशन चेंज हो जाएगा, नहीं, बिहार का पॉपुलेशन चेंज होगा, दिल्ली का पॉपुलेशन चेंज होगा, ना कि कंट्री का पॉपुलेशन चेंज होगा। इंटरनल माइग्रेशन से कंट्री के पॉपुलेशन में किसी भी टाइप का, बोलो, इफेक्ट नहीं आएगा। एक्सटर्नल माइग्रेशन से होगा। अगर बिहार, यूपी, झारखंड के लोग उठे और चले गए सऊदी अरबिया में, यूएसए में, तो इंडिया का पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। साउथ अफ्रीका या कोई भी दूसरे कंट्री से बहुत सारे लोग आ जाएं इंडिया में, तो इंडिया का पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इंटरनल माइग्रेशन से पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो सेम रहता है, एक्सटर्नल माइग्रेशन से होता है। लास्ट है, माइग्रेशन इज ओनली कॉज बाय पुल फैक्टर। माइग्रेशन केवल पुल फैक्टर से होता है, नहीं, पुल और पुश दोनों फैक्टर से होता है, जो मैंने आपको बता दिया। यानी कि जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर है। अब आते हैं 19 नंबर, रिफाइनिंग शेप इन द मिडिल ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड। जहां पे लोग 15 से 16 एज ग्रुप के लोग ज्यादा रहते हैं, उसका मतलब क्या है। यानी कि ये अगर पिरामिड ऐसा है, सॉरी, पिरामिड ऐसा है, पिरामिड ऐसा है, इसका मतलब क्या है। या थोड़ा सा इसको साइज और बढ़ा देते हैं, ऐसे ये कर देते हैं। पिरामिड ऐसा है यानी कि बीच से चौड़ा है, यानी कि यहाँ पे वर्किंग एज पॉपुलेशन क्या है, ज्यादा है, जो कंट्री के ग्रोथ के लिए क्या होगा, काम करेगा। इसका मतलब लार्ज नंबर ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन है। कितना है, लार्ज नंबर ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। बोल रहा है रिफाइनिंग शेप इन द मिडिल, रिफाइनिंग शेप इन द मिडिल ऑफ द पिरामिड, यानी कि जो पिरामिड है बीच से ब्लज है, बीच से ऐसा उठा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि वहां पे जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। वर्किंग पॉपुलेशन क्या है, ज्यादा है, यानी कि 19 का जो बी नंबर हमारा ऑप्शन होगा वो सही आंसर होगा। अब आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है, हेल्थ, एजुकेशन एंड मोटिवेशन फैक्टर्स दैट, यानी कि जो हेल्थ है, एजुकेशन है, मोटिवेशन, ये जो फैक्टर्स हैं ये क्या बताते हैं। ये बताते हैं कि ये किसी भी पीपल्स को, यानी कि वहाँ के लोगों को एक वैल्यूएबल रिसोर्स में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि टर्न पीपल इनटू अ वैल्यूएबल रिसोर्स। अगर हमारे, यानी कि मेरा हेल्थ सही है, हमारा एजुकेशन सही है, हमारे पास स्किल है और हमारे पास मोटिवेशन है, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसके कारण हम भी एक वैल्यूएबल रिसोर्स बन जाते हैं। यानी कि अगर जो फैक्टर, यानी कि हेल्थ फैक्टर अच्छा है, एजुकेशन अच्छा है, मोटिवेशन अच्छा है, तो ये क्या करेगा, लोगों को वैल्यूएबल रिसोर्स में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि जो बी नंबर हमारा ऑप्शन होगा वो सही आंसर होगा। बी नंबर ऑप्शन क्या है, सही आंसर है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो बोलिए। तो सारा चैप्टर आपका रिवाइज हो गया। एक बार फिर से देखिए, बार बार देखिए, सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। एक बार वीडियो देख लेंगे तो हमको नहीं लगता है कि फिर दोबारा आपको देखने का कोई ज़रूरत पड़ेगा, ठीक ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।